नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है। और प्राइवेट बैंक होने के नाते ही इसका जो प्रोमोटर है, मतलब इसका जो मतलब ओनरशिप जिसके पास है, देखा जाए तो वो गवर्नमेंट है। क्योंकि आप इसका करीबन करीबन 94% हिस्सेदारी किसके टोटली गवर्नमेंट के पास है। इनमें एल आई सी इसका गवर्नमेंट है, मतलब सॉरी एल आई सी इसका प्रोमोटर है, जिसके पास करीबन करीबन 45 समथिंग हिस्सेदारी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके साथ आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके पास भी अराउंड अराउंड 42% के आसपास होल्डिंग है। तो आज मैं जिस बैंकिंग के बारे में बात करूंगा वो है IDBI बैंक। तो IDBI बैंक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी तो प्राइवेट आपको दिखेगा मगर गवर्नमेंट कंपनी है, क्या फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं? क्या फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है? तो चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा जहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न में आपको कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊंगा जहाँ पे आपको इस बैंक के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले बैंक जब स्टार्ट हुआ था, मतलब मार्केट में जब लिस्टिंग हुआ था, तब से लेकर आप देखेंगे तो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड लो हुआ था तब करीबन करीबन 30-40 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ किया और कंपनी का लेवल जो हाई हुआ था करीबन 200 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंपनी कंटिन्यूसली गिरते गए और यहाँ पे जो लेवल दिखा वो 200 डेज EMA के नीचे है, मतलब 200 डेज EMA के नीचे ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। उसको ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ, आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम लेके ब्रेक करने का कोशिश किया मगर ब्रेक यहाँ पे कर नहीं पाया। तो फिर से कंपनी गिरावट यहाँ पे हो चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो हालत है उसके हिसाब से कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि कंपनी का हालत अभी बहुत खराब है। क्यों खराब है, चलो मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ रेशियोज आपको दिखाऊंगा। तो रेशियोज देखेंगे तो मेरे सबसे बैंकिंग स्टॉक में सबसे मेरे पसंदीदा जो चीज है वो है एनपीए। क्योंकि एनपीए बैंकिंग के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी देते हैं कि एक्चुअली बैंक कहाँ पे था और कहाँ पे अभी है और कहाँ पे फ्यूचर में रह सकते हैं। तो आप देखेंगे तो 16% 16.69% का इसका एनपीए था। मतलब कंपनी 100 रुपीज का अगर लोन बांटे थे तो उनमें से 16-17 रुपीज के 16.5 रुपीज के आसपास कंपनी को पैसा वापस नहीं मिल रहा था। तो सोचिए अगर बैंक ने लाखों करोड़ों का लोन बांटे हैं तो कितने बड़ा अमाउंट यहाँ पे बैंकिंग को मतलब पैसा नहीं मिला। तो इसी के कारण बैंक टोटली बर्बाद हो रहा था। तो इसी के कारण LIC और गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया और इसको वो अभी चला रहा है। देखिए गवर्नमेंट इसके साथ जुड़ गया है तो ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से वीक पॉइंट्स है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जब किसी कंपनी के ऊपर जुड़ते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उस बैंक को चलाया जाए और सर्विसेज कस्टमर को दिया जाए। वो कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस हमेशा सर्विसेज देने के लिए होते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं। तो इसीलिए जितने सारे PSU बैंक, मतलब जितने सारे PSU बैंक है, जितने सारे PSU कंपनीज है, आपको देखने को मिलेगा कितना शानदार कंपनी काम करता है, कितना शानदार कंपनी प्रॉफिट करता है, फिर भी कंपनी कंटिन्यूसली आपको रिटर्न नहीं दे पाते। तो इसका एक मेन रीजन है कि गवर्नमेंट का मेन जो मुद्दा है वो है सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। मतलब प्रॉफिट तो होते हैं तो उतना ज्यादा फोकस वो नहीं रखते। और कंपनी के जो CAR परसेंटेज दिखा दूं तो 15.59%, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है 4.6962%। तो ये अच्छी बात है, जितना कम कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी होगा उतना ही कंपनी के लिए खास होगा। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मतलब कंपनी को जो पैसा देना पड़ेगा, जो कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा जिससे पैसे लिए हुए हैं, तो किससे पैसे लिए हुए हैं आप सभी जानते हैं। इसका जो सेविंग अकाउंट किए हैं लोगों ने और जो फिक्स डिपॉजिट किया है, तो इस तरीके से जो मतलब एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने लिया है, मार्केट से उठाया है कस्टमर से, तो वहां से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बैंकिंग के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो इस लाइबिलिटी जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। क्योंकि इस बैंक का मुझे सबसे जो चीज अच्छा लगा वो है कासा रेशियो।
क्योंकि कासा रेशियो किस कंपनी का 54.69% है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक अच्छा खासा एक इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इसीलिए लोग इस बैंक के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्ट भी करके रखे हैं। सेविंग्स अकाउंट भी बहुत ज़्यादा है, करंट अकाउंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बैंकिंग के 54.69% यहाँ पे पैसा आ रहा है, और वो भी किससे, करंट अकाउंट से और सेविंग्स अकाउंट से। तो ये अच्छी बात है कोई भी बैंकिंग के लिए। तो अभी कंपनी की और डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप सबसे पहले मैं इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब किसके पास कितना शेयर है। देखिए प्रोमोटर के पास ही पूरा का पूरा शेयर है, करीबन करीबन पहले 97% होल्डिंग उसके पास था, मतलब प्रोमोटर के पास था। अभी वो 94% बन चुके हैं, और इस 94% में आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब एलआईसी के पास कितना है, अराउंड अराउंड 49%, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास कितना है, 45%। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट के पास ही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ही है। उसके बाद देखिए छोटा मोटा निवेश एफ आई ने किया, डीआईएस ने किया, और पब्लिक ने कुछ माल उठा के रखा करीबन करीबन 5% तक। तो देखिए पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि कंपनी के करीबन करीबन देखा जाए तो अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का मार्केट कैप 38,000 है, चलो ये भी अच्छे है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव में है। कंपनी का जो एंटरप्राइजेस वैल्यूज है आप देखेंगे तो इसका एंटरप्राइजेस वैल्यूज 2,58,000 है, मतलब इस कंपनी ने सिर्फ खुद के ऊपर नहीं, दूसरे और भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं, इसलिए इसके एंटरप्राइज वैल्यूज ज्यादा दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव जरूर होते हैं कोई भी बैंकिंग के लिए, क्योंकि बैंक जब दूसरे मान के चलिए यहाँ पे एक बैंक है और उन्होंने और 3 बैंक के ऊपर चलो मान लेता हूँ इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो इसका जो फायदा हो रहा है, तो मतलब ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसका तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ ये तीनों बैंक जब अच्छा खासा प्रॉफिट करेगा तो उसका एक परसेंटेज इसको मिलेगा। तो इसीलिए एंटरप्राइज वैल्यूज यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, मतलब बैंकिंग अलग अलग कंपनी के ऊपर भी पैसे लगा के रखे हैं, तो ये एक खासियत है। ऑब्वियसली इस पॉइंट को आपको पॉजिटिवली देखना चाहिए। और हाँ नेगेटिव भी है, क्योंकि अगर वो जिस बैंक के ऊपर निवेश करके रखे हैं और जहाँ पे निवेश करके रखे हैं, अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं है और वो लॉस कर रहा है, तो इसका भी लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा कभी कभी हो रहा है, और कभी कभी लॉसेस भी कंपनी बड़ा बड़ा कर रहा है। जैसे कंपनी 3,000, 5,000, 8,000, 14,000, 12,000 करोड़ का लॉसेस भी किया है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी आज तक आपको प्रॉफिट नहीं दिया, हाँ 3 साल में छोटा सा प्रॉफिट दिया 8% तक, उसके बाद कभी आपको प्रॉफिट नहीं दिया। सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव में है। और एक चीज मैं जरूर दिखा दूं, कंपनी का रिजर्व, तो रिजर्व हर साल बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। तो कर्जा बढ़ना कंपनी के लिए खतरे तो जरूर है, फिर भी बैंकिंग स्टॉक कर्जा ना लेकर काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कर्जा लेना ही पड़ता है, क्योंकि कर्जे के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं रख चुका हूँ, और इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा रिस्की गेम खेल रहे हैं, क्योंकि एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं और गवर्नमेंट के पास इस कंपनी का शेयर है। इसका मतलब सोचिए वो कितना ग्रोथ देगा, कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट देगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टडी करिए इस कंपनी के ऊपर, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।